पर आप देख रहे हैं बजट की मेगा कवरेज। आप मेरे यहाँ पर टेबल पर कुछ नई चीजें देख रहे हैं। ये खास तरह के अवार्ड हैं क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की पब्लिक लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर की, खास करके पॉलिटिशियंस में सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है। तो हमने सोचा कि ये दर्शकों के साथ हम शेयर करें कि अगर ये बिग बैंग रिफॉर्म वाला, लॉजिकल रिफॉर्म वाला बजट आया तो हम उनको ये बॉक्सिंग ग्लव वाला ट्रॉफी भेंट करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने दिल्ली चुनाव के बाद कहीं पॉपुलिस्ट बजट लाने की सोची, सॉप्स या खैरात या मुफ्त की चीजें बांटने की सोची, तो जाहिर है कि हम उनको लॉलीपॉप वाली ट्रॉफी प्रेजेंट करेंगे अरुण जेटली जी को। और अगर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, आउटकम बेस्ड बजट लेकर के नहीं आए, एक्शनेबल बजट लेकर के नहीं आए, तो गुब्बारा होगी उनकी ट्रॉफी। और अगर जैसा मोदी जी ने वादा किया है वैसा बजट लेकर के आए, तो चूंकि वो चाय वाले हैं, प्रधान सेवक हैं, तो हम उनको उनकी प्रिय चाय की चर्चा वाली, चाय पर चर्चा वाली चाय की केटली प्रेजेंट करेंगे। आप लोग अपनी राय बजट सुनने के बाद सीएनबीसी आवाज के ट्विटर हैंडल पर जाकर के भी दे सकते हैं। और बिल्कुल, और हमारे सारे एक्सपर्ट जो हैं, हम उनसे भी राय लेंगे कि वो किस तरह की ट्रॉफी पेश करना चाहते हैं बजट को सुनने के बाद। लेकिन इस बीच आप सबके लिए कुछ कमाई के मौके जो सीएनबीसी आवाज पर है, बजट बोनांजा में हर एक घंटे का एक सवाल। आम बजट के अलावा किसके लिए अलग से बजट पेश किया जाता है, ये है हमारा पहले घंटे का सवाल। और आपके लिए ऑप्शन है ए नागरिक उड्डयन, बी रेलवे और सी सड़क परिवहन। जवाब देना आसान है, अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाएं, बीबी लिखें, स्पेस दे 1 क्योंकि ये पहला सवाल है, और उसके बाद आप बताएं ए, बी या सी, जो आपको सही ऑप्शन लगे वो लिखें। एसएमएस कर दें हमें 51818 पर और जीते पूरे 2 लाख रुपए बजट पेश होने से पहले इस सवाल के जवाब के जरिए। और हमारे एक्सपर्ट्स का एक दमदार पूरा पैनल हमारे साथ है। हमने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। मार्केट ग्रुप की तरफ बढ़ता हूं। मानस, बजट के दिन निफ्टी ट्रेडर्स के लिए हम 200 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में देख रहे हैं, 55 अंक पर निफ्टी है। तेजी करने वाले और शॉर्ट करने वाले दोनों ही तरह के ट्रेडर्स होंगे इस वक्त। उनके लिए स्टॉप लॉस लेवल क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ जो ब्रेकआउट लेवल है करीब करीब 88-80 के आसपास। अगर एक इंट्राडे ट्रेडर की बात करिए तो वो स्टॉप लॉस रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखें। कहीं ना कहीं 8800 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगता है टेक्निकल चार्ट्स पे। और मैं समझता हूँ आने वाले 2 से 3 दिनों में ये लेवल रीच हो, तब तक तो आपको बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 8800 रहेगा। ओके, अजय, अगर कोई 2 स्टॉक या 2 सेक्टर आप अब से 20 मिनट 15 मिनट बचे बजट पेश होने में जो खरीदारी करना चाहें? बहुत मुश्किल सवाल। आई थिंक कल जैसे हमने देखा बैंक्स काफी रैली किए, तो साइक्लिकल्स की रैली जारी है। और उसके पीछे जो हमें दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप अच्छा आएगा, उसके चलते आरबीआई का रेट कट जल्दी आ सकता है और काफी 2-3 रेट कट आ सकते हैं अगले कुछ महीनों में। तो हमने साइक्लिकल्स को कल रैली होते देखा, आई थिंक वो जारी रहेगा, तो वो देखे जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, चुनिंदा, इनमें जरूर देखा जा सकता है। बिल्कुल। सुदीप, बजट से पहले लॉन्ग या शॉर्ट और निफ्टी या बैंक निफ्टी? देखिए, अगर मेरे को पिक करना है तो बैंक निफ्टी पे ही मैं रहूंगा, क्योंकि जैसे अजय बता रहे थे, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है इकोनॉमी में और इंटरेस्ट रेट पे भी कटौती की बहुत बड़ी संभावना है। जी टीसीए, मैं जो एक थीम लेके चलना चाहता हूं एक सवाल के रूप में, वो ये है कि पैसा कहां से आएगा की डिबेट से थोड़ा हम ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं। अभी स्पेक्ट्रम से और कोयले से 2 लाख के ऊपर निकाल लिया इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में। तो जो मैं कह रहा हूं कि आम सेवर, डिपॉजिटर और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से अगले साल मेरा ख्याल है, और डिसइन्वेस्टमेंट को मिला लें तो 4-6 लाख करोड़ रुपए मामूली बात है। तो पैसा कहां से आएगा इन्वेस्टमेंट का साइकिल चलाने के लिए, ये डिबेट थोड़ा हम लोग ऑब्सेसिव डिबेट कर रहे हैं। पैसा है और गवर्नमेंट को ये देखना है कि उसके पास कैसे आता है। तो बिल्कुल ठीक करें आप, पैसा आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिगर प्रॉब्लम है कि ज्यादा पैसे कैसे आए। जितना आ रहा है 4-6 लाख वो तो ठीक है अपनी जगह पे, तो आपको हाउ कैन यू डबल योर एस्टिमेट। ये देखना पड़ेगा कि सरकार क्या करती है इस बजट में, जिससे रेवेन्यूज जो है वो एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा हो। तो वो तो अक्टूबर-नवंबर में ही जाके पता चलेगा कि किस तरह से चल रहा है। सो यू आर राइट, आई डोंट थिंक वी शुड वरी टू मच अबाउट रेवेन्यू में। नीलेश भाई, अगर ये एक रीजनेबल ग्रोथ देते हैं 10-12% की,
और फिर फिस्कल डेफिसिट का नंबर देते हैं तो वो बिलीवेबल होगा। लेकिन अगर कहते हैं 15, 18, 20% का रेवेन्यू टारगेट रखेंगे तो आप लोग वेरी होंगे। सो रेवेन्यू टारगेट किस तरह से आते हैं उसके ऊपर है। अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू 20% से बढ़ाते हैं तो प्रोबेबली मार्केट एक्सेप्ट कर लेगी, अगर उसमें एक प्लान है। सो आज गवर्नमेंट के पास कई सारी एसेट्स है, क्या उसको मोनेटाइज करके हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज है कि टैक्स कंप्लायंस अगर आप देखें तो हम प्रोबेबली अपने पीयर ग्रुप में सबसे लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो रखते हैं। तो अगर हम टैक्स कंप्लायंस के ऊपर फोकस करते हैं तो ये हो सकता है। तीसरा चीज है कि हमारे काफी सारे टैक्सेस डिस्प्यूटेड टैक्सेस है, क्या हम एक ऐसी स्कीम ला सकते हैं जिसमें ये डिस्प्यूटेड टैक्स सेटलमेंट हो सके। तो ये सारी चीजें करके आप 20% रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं। बट अगर आप कहें कि मैं टैक्सेशन से 20% रेवेन्यू ग्रोथ लाऊंगा तो वो बिलीवेबल नहीं होगा। आपने एक बड़ा आइटम फ्लैग किया है कि जो डिस्प्यूट में 4 लाख करोड़ रुपए टैक्स विभागों में फंसे हुए हैं, उस पर कोई बड़ा अनाउंसमेंट आने पर दर्शकों को और बाजार को सबको नजर रखनी चाहिए। दूसरी आपकी पेट थीम है घर का सोना और मंदिर का सोना, उसके बारे में क्या कहते हैं, आज होगा कुछ? एक मतलब टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स पहली बार समझ रहा है कि सोने में निवेश करके भी नुकसान हो सकता है, रियल एस्टेट में निवेश करके भी नुकसान हो सकता है। तो अब हमें विंड हमारी सपोर्ट में है और हमें ये बजट में थीम लानी चाहिए कि गोल्ड टू इक्विटी कैसे कर ले। ये जो गोल्ड में पैसा लगा हुआ है उसको अगर हम बैंक डिपॉजिट्स में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर ले तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। और इस बजट में किस तरह से हम उस चीज को एनकरेज कर सकते हैं। और मे बी रिटेल इन्वेस्टर्स के सोने को टच करने से पहले अगर हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है जो सोने की चैरिटेबल ट्रस्ट में, टेम्पल्स में, उनको किसी तरह से एनकरेज करे कोई स्कीम लाके तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। तो पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट की टेबल पर जाना चाहता हूं। हेमंत, आपसे पहली राय, तो फिर क्या ये सही वक्त है जब आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी को ओवरवेट करें, इक्विटी को सबसे ज्यादा एसेट एलोकेशन का एक पोर्शन दें, जैसा कि नीलेश भाई करें? देखिए अनिल जी, ये बात सही है कि इक्विटी मार्केट का पोजीशन काफी अच्छा रहा और लग भी रहा है कि आगे जाके अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि एक बजट जैसे इवेंट को देख के आप अपने एलोकेशन बढ़ाएं। कहीं ना कहीं आपको अपना ओवरऑल देखना है कि कितना पैसा आपका इक्विटी या कितना पैसा डेट में होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, बजट एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। कहीं ना कहीं आपको देखना है कि विद इन पोर्टफोलियो किस तरह के बदलाव करने हैं, सेक्टर्स में बदलाव करने हैं या मिड कैप या लार्ज कैप में करने हैं। पर मुझे लगता नहीं खाली ये चीज देख के एलोकेशन बहुत ज्यादा करने की सही। गौरव, ये तो बात पक्की है कि इक्विटी के साथ साथ डेट मार्केट में भी रैली होने वाली है, क्योंकि आगे पीछे आरबीआई गवर्नर रेट कट करेंगे। तो फिर क्या पैसा जो थोड़े से रिस्क कम लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उन्हें डेट में ही रहने दिया जाए, फिलहाल इक्विटी में वेंचर करने की जरूरत नहीं? अगर बैलेंस पोर्टफोलियो बना ले खुद की जरूरत के मुताबिक डेट इक्विटी दोनों, और फिर रीबैलेंस करते रहे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर डेट में ही रहे और इक्विटी में रैली आई तो भी दिक्कत है, और अगर इक्विटी का और सिर्फ नजर दी और क्योंकि उनको अगर जरूरत नजदीकी भविष्य में है तो फिर वहीं पर भी उनको दिक्कत आएगी। तो अगर एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करे खुद की जरूरत के हिसाब से तो बेहतर रहेगा। हर्ष, क्या आपके लिए इक्विटी में प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है पोर्टफोलियो में, या फिर फ्रेश खरीदारी का? वेल अनिल जी, प्रॉफिट बुकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपके गोल्स के, अगर हम पर्सनल फाइनेंस एंगल से देख रहे हैं, नॉट मार्केट टाइमिंग, हम मार्केट की ट्रेडिंग या स्पेकुलेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं। तो अगर आपके गोल्स जो हैं वो गोल्स अगर आपके लॉन्ग टर्म है, अभी टाइम है आपके गोल्स अचीव होने के लिए, तब आप जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो सिर्फ एक स्विच के मोड में होगा। आप इक्विटी एसेट से ही निकलेंगे और इक्विटी एसेट के दूसरे पर्टिकुलर कैटेगरी में निवेश करेंगे। आप इक्विटी से प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने का अगर कॉन्सेप्ट बना रहे हैं वो मार्केट टाइमिंग के रिलेशन हो गया, वो मार्केट की ट्रेंड के ऊपर हो गया। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बड़ा मुद्दा है, उस पर वही कोई जवाब अगर देना चाहें कि अगर उसका डेफिनेशन बदल दिया और कहा कि 1 साल नहीं 3 साल तक, तो कैसा लगेगा? वेल, अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं उसके साथ आपको ये एक रिलेशन देना होगा, वो है एसटीटी का। द पर्पस जो एसटीटी इंट्रोड्यूस किया गया था उसका कॉन्सेप्ट ये था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को आप 15% के हिसाब से चार्ज करेंगे एंड 1 ईयर एंड अबव अगर आपकी होल्डिंग है तो आप उसे टैक्स फ्री करेंगे। अगर एसटीटी कंटिन्यूड है तो आपको टेन्योर के साथ टिंकरिंग करने का शायद ये एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अर्नब, इसी पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एसटीटी 0, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 3 साल में और शॉर्ट टर्म 15%, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा बाजार को? जी नहीं। अर्नब के लिए बाजार को शायद एक्सेप्ट ना हो, पर मेरे हिसाब से ये इज मूव इन द राइट डायरेक्शन। भारत को पेंशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मनी चाहिए
तो ये आप इक्विटी में डायरेक्टली इस प्रकार का इंसेंटिव देके कर ले या आप पेंशन को एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स दे, ये एक मूव इन द राइट डायरेक्शन होगा। बाजार को शायद शॉर्ट टर्म में पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल ओसवाल जी, मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि ब्लैक मनी के प्रॉब्लम को अटैक करने के लिए एक तरीका ये भी है, क्योंकि जमा खर्च वाला जो बिजनेस चलता है उसके लिए इस प्रॉब्लम को अगर एड्रेस कर देते हैं तो काफी कुछ पैसा सिस्टम में आ जाएगा। तो ब्लैक मनी के लिए, ब्लैक मनी को एड्रेस करना हो तो सिस्टम में पैसा लाना हो तो जितने भी आज लास्ट 5 साल या 10 साल में आप देखेंगे जितने भी देशों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है सबने एमनेस्टी लाई है। हमारी इच्छा है नहीं कि हम एमनेस्टी लाएं, और हमारी दिल से इच्छा तो है लेकिन हमारे कोई रिस्ट्रिक्शन के कारण हम नहीं ला रहे हैं। टीसीए, ब्लैक मनी की डेफिनेशन क्या है? ब्लैक मनी इज दैट पोर्शन ऑफ इनकम जिस पे आपने टैक्स नहीं पे किया। तो आप कह रहे हैं कि एमनेस्टी, इसका मतलब हो गया कि आपने उस समय टैक्स नहीं पे किया इसलिए वो ब्लैक हो गया। अब हम उस टैक्स को माफ कर रहे हैं। इससे बेहतर यह है कि आप टैक्स ही नहीं लें, न रहेगी बात न बजेगी बांसुरी। ब्लैक मनी अराइजेस बिकॉज ऑफ टैक्सेशन। तो प्रॉब्लम इज कि यू हैव टू लुक एट कि कितनी जो तो टैक्स के जो रेट्स हैं वो इतने हाई हैं कुछ चीजों पे, इसीलिए ब्लैक मनी। अब स्टैम्प ड्यूटी है, क्या ये किसी की एक्सपेक्टेशन है कि इनकम टैक्स का रेट बहुत कम हो जाए लखोटिया जी? कम से कम रीजनेबली 5% रेट कम होना चाहिए सभी प्रकार के टैक्स पेयर्स के लिए, और साथ ही साथ जितने अलग अलग डायरेक्ट टैक्सेस के हमारे नुस्खे इधर उधर, चाहे वो एजुकेशन सेस हो, सरचार्ज हो, और चाहे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो, मैट हो, एट हो, तो वो सब हटाने चाहिए। तब जाके लाइफ इजी भी होगी और कलेक्शन जबरदस्त होगा और आपके बरसात सरकार की झोली में बरसात फैलेगी। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, करेंसी मार्केट के लिहाज से आपसे राय लेना चाहता हूं। सोमवार को रुपया 1% मजबूत खुले, उसके लिए बजट में आप क्या देखना चाहते हैं? उसके लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए। हर रकम से वो स्टेप लिए जाए जिससे कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पैसा है। स्टॉक मार्केट 500 पॉइंट बढ़िया है तो रुपया कम से कम 30-40% स्ट्रांग होगा। पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि रुपया इस साल वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में है। तो अगर रुपया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो डेफिनेटली हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो जरूर रहेगी। करेंसी ट्रेडिंग पे एक छोटा सा टैक्स लग जाए तो कैसा रहेगा? वैसे ही हमारी करेंसी ट्रेडिंग की वॉल्यूम बाहर में शिफ्ट हो रही है। आज जितनी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, एमएनसी कंपनियां हैं, बाहर में हेज करती हैं। अगर टैक्स लग गया तो फिर जो बची कुछ वॉल्यूम है वो भी बाहर चली जाएगी। आप ही बचे हुए अब तक इस टैक्स से, तो नजर जरूर होगी वित्त मंत्री की। लेकिन जाजू साहब, आप ये बताएं कि रेट कट करने के लिए आरबीआई गवर्नर साहब को एक आंकड़ा देखना हो इस बजट में, वो क्या होगा? मेरे ख्याल से जो सबसे जरूरी फिगर जो रिजर्व बैंक गवर्नर देखेंगे वो है रेवेन्यू डेफिसिट का। बिकॉज एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद में ये बात आई है कि ग्रोथ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट में थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। तो यदि रेवेन्यू डेफिसिट जो हमारा पिछले साल 2.9% था वो यदि मेंटेन करते हैं और ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट ऊपर भी जाता है तो मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक एक रेट कट देगा हमको आज शाम को या विद इन 1 वीक। बिल्कुल। एसएमई टेबल की तरफ बढ़ता हूं। जॉब क्रिएट करने में आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कैप्टन रघुवंशी, ये बताएं कि बड़े जॉब्स क्रिएट हों उसके लिए एक कोई बात जो वित्त मंत्री इस बजट में कर दें। बड़े जॉब क्रिएट करने के लिए मैं बोलूंगा जो एसएमईज हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। फिगर्स तो शायद नहीं, बट मेरे ख्याल से 38 to 40% जो जॉब क्रिएशन है दैट कम्स फ्रॉम एसएमई सेक्टर। तो एसएमई सेक्टर या स्टार्टअप सेक्टर के मैं बोलूंगा कि जो एक अच्छे दिन की जो उम्मीद जो सरकार ने जगाई है पिछले 1 साल से, और जो मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान या डिजिटल इंडिया, बहुत अच्छी चीज है ये। लोगों में बहुत उत्साह है। तो उसको लेके टैक्स रिफॉर्म जो है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है अभी, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए जी। जैसे सर ने बोला कि भाई 5% जो भी फिगर 100% थिंक करते हैं उसको थोड़ा रिफॉर्म करके थोड़ा सा कम किया जाए। बिल्कुल। जयदीप सिक्री साहब, क्या एसएमईज भी ये चाहते हैं कि मैट की रेट कम हो बड़ी कंपनियों के लिए और एसएमईज के लिए तो जीरो ही हो जाए? मेरे ख्याल से आई थिंक कटिंग आउट टैक्सेशन इज प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू बी द आंसर, बट मेकिंग लाइफ ईजियर बाय जस्ट बीइंग प्रो बिजनेस। यू नो, एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, हमें a lot of us actually feel कि when you start doing business इंडिया में आज के डेट में it's almost like the system is against you. They've got paperwork and and compliance that almost detract and kind of dissuade you from pursuing a new venture. Changes in that sector will actually, मेरे ख्याल से, have more impact
on the growth of SMEs. बिल्कुल, तो बिजनेस आसान करने की कोशिश की जाए, लेकिन एसएमईज के लिए फंडिंग भी एक बड़ा मुद्दा है, पैसा आसानी से मिलता नहीं। रघुराम साहब, इस पर आपकी क्या राय, क्या करें वित्त मंत्री? रघुराम साहब के लिए। ऐसे ही इंडिया में एक्चुअली स्टार्टअप का जिंदगी काफी मुश्किल है। तो प्रोडक्ट बनाना और बेचना एंड इसके मुताबिक तो इट टुक अस ऑलमोस्ट 45 days टू गेन अप्रूवल फॉर आवर कंपनी, 45 days। तो एंड जो बाहर का जो काफी कंट्रीज में यू कैन स्टार्ट द कंपनी विद इन लेस देन 7 days, और सम कंट्रीज ये 2-3 दिन में भी हो जाता है। एंड दूसरा चीज है कि ये टैक्स सिम्प्लीफिकेशन के बारे में काफी लोग बोला है कि इसमें काफी सारी चीजें है। बस हम लोग कोई वी हैव टू पे सर्विस टैक्स एंड वी हैव टू पे वैट ऑन टॉप ऑफ इट। एंड अगर हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं देन वी हैव टू गो थ्रू अनदर एंगल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। बिल्कुल, तो इसको कैसे आप सिम्प्लीफाई करेंगे? देवोपम चौधरी साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। एज एन इकोनॉमिस्ट, डबल डिजिट ग्रोथ जो सरकार का टारगेट है, उसके लिए क्या 2 बड़ी बातें इस बजट में दिखाई जिससे कि आपको लगे कि इस 5 साल के काम के अंत होते थे, अब हम 7-8% से सेटिस्फाइड नहीं है, डबल डिजिट चाहिए? जी, वही जो इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट पेज पे भी मेंशन था, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटीज। तो डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आना चाहिए, अराउंड 3.6% to 3.9%, बट उसके साथ हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी अच्छा निवेश होना चाहिए, सो दैट वी गेट गुड क्वालिटी लेबर फोर्स। जी, अनिल सिंघवी जी के लिए एक सवाल है, वो ये कि मेक इन इंडिया के लिए जरूरी है कि अब एक तरह का प्रोटेक्शन कस्टम ड्यूटी के फ्रंट पे हिंदुस्तानी कंपनियों को भी मिले। एक बात है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, दूसरी बात यह है कि उन लोगों को जो बाहर से लाके सस्ता सामान यहां आना आसान है, यहां वाला महंगा पड़ता है। कॉम्पिटिटिवनेस की तीसरी प्रॉब्लम है। मेजर एक्शन आप देख रहे हैं कस्टम ड्यूटी के फ्रंट पे? देखिए, मेक इन इंडिया एज ए कॉन्सेप्ट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर काफी वक्त लगेगा हम ये कह पाए कि बाहर से कोई भी सामान नहीं आना चाहिए और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी होगी कि हमारा कॉस्ट एडवांटेज विल बी कंप्लीटली एंड कंपीटिंग विद चाइना। तो एक मेरे हिसाब से कुछ एक मुद्दा ये इस तरह का है जो सभी बात ये हो रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और सेकंड चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप गैप है आज हमारा, चाहे सड़क, बिजली, पानी, आज हम उसी पे अभी भी लगे हुए हैं, और वही चीज आज भी करेक्ट अगर नहीं हो पाई तो जब तक मास स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होगा कोई चीज का, तब तक मुझे लगता है मेक इन इंडिया विल बी ए ड्रीम। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि ये कंज्यूमर के अगेंस्ट सिचुएशन है कि हम एक नेशनलिस्टिक व्यू लेके बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, पर अगर मुझे वो कोई चीज दुनिया भर में सबसे सस्ती अगर कोई मिलती है तो मेरे लिए सबसे ज्यादा उसमें मेक इन इंडिया का कोई मीनिंग नहीं है। बिल्कुल नीलेश भाई, जॉब एक इशू बहुत बड़ा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में लोग कहते हैं कि वक्त लगेगा, इसलिए इनकी नजर हाउसिंग पर हो सकती है। होम बायर के लिए भी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए भी बहुत मेजर बूस्टर आ सकते हैं आज। कंस्ट्रक्शन की मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है और हमने देखा है कि प्रीवियस एनडीए रिजिम में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट ने किस तरह से